प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। और इस चैप्टर नंबर 2 को लेकर के जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर्स वाले आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना जिसमें स्केलर्स और वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था मैंने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वाला लेक्चर सुन लीजिए, क्योंकि वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था और मजीद वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था, उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। तो जब आप उस लेक्चर को सुन लेंगे तो उसके बाद आपके लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर वाला आर्टिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। आज का जो आर्टिकल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो भाई इस आर्टिकल का मतलब क्या है, इस आर्टिकल में एक्चुअली हमने स्टडी क्या करना है। पहले तो आर्टिकल का नाम समझना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर क्या चीज है ये तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी उनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, देखिए वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। लेट्स से यहां पर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है, आपने मैट्रिक में हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। अगर नहीं भी याद तो आज जरा उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को समझने के लिए वो आना जरूरी है। ये ए वेक्टर है, एक और वेक्टर कंसिडर करते हैं यहां पर, लेट्स से वो बी वेक्टर है ये। अब इन वेक्टर्स को ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल मेथड, तो किस तरह से करेंगे। आपने ये पढ़ा था कि बी वेक्टर को उठाकर इस तरह एडजस्ट करना है ताकि इसकी टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे। किस तरह से, यहां पर जरा लिखते हैं ए वेक्टर, यही वाला ए वेक्टर उठाकर यहां पे रखा है। बी वेक्टर की डायरेक्शन यही रहेगी, उसको एज इट इज उठाकर यहां पर रखना है। किस तरह से रखना है, ताकि जो उसकी टेल है वो ए के हेड के साथ कोइंसाइड करे। तो ये बी वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। अब यहां से आपने क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों को ऐड करके बाय हेड टू टेल रूल जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर यानी जो ए वेक्टर है उसकी टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, और लास्ट वेक्टर जो बी वेक्टर का हेड है, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड उसके हेड के साथ कोइंसाइड करेगा एरो के साथ। इसको हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो बेटा यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो यहां से आपको समझ आए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। ये जो आर वेक्टर है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर जिनकी अपनी अपनी डायरेक्शन थी उनसे बना है। तो इट्स मीन आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो चलिए अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को पहले लिख लेते हैं। अब यहां पर फिर हमने सबसे पहले हेडिंग लगाई कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। टॉपिक का नाम क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसमें पहले कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को डिफाइन करना है, उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, लेट्स से ये आर वेक्टर है, इन अ गिवन डायरेक्शन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। अब ये आर वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इस आर वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यहां से आपको क्या समझ आया, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में, इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है, द वेक्टर में बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट, ये आर वेक्टर क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स। ये ए वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर है, बी वेक्टर भी क्या है, कंपोनेंट वेक्टर है, अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जिनकी अपनी डायरेक्शंस है। ए वेक्टर की ये डायरेक्शन है, बी वेक्टर की ये डायरेक्शन है। तो हमने यही लिखा है ना, अ वेक्टर में बी कंसिडर्ड, अ वेक्टर में बी कंसिडर्ड
as the resultant of its component vectors along the specified directions। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है? देखिए यहां पर बी वेक्टर हमने इस तरह से लिया था, अगर बी वेक्टर इस तरह से हो बिल्कुल वर्टिकल इस तरह से, अब जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे तो किस तरह से करेंगे? यहां पर लेट से ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, इसी बी वेक्टर को उठाकर हमने यहां पर रखा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से आर वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ यहां पर ये जो एंगल बना रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जब भी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर यानी आर वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इट्स मीन ये जो आर वेक्टर है इसकी जो दो कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के, बिकॉज आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इसलिए ये आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लगाई है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जैसे ये आर वेक्टर था इसको रिजॉल्व किया जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, जिस तरह हमने रिजॉल्व किया है। ये ए वेक्टर ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है, बी वेक्टर अलोंग दी वाई एक्सिस है क्योंकि ये वर्टिकल है, आपने ऑलरेडी एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है। यहां पर है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या चीज है? ये ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ए वेक्टर इस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सिमिलरली बी वेक्टर भी इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इससे हमने लिखा है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यूजुअली अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे मैंने आपको बताया ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में भी ये चीज पढ़ी हुई है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये इस आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पढ़ने के बाद इस आर्टिकल को हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपने पेपर में बिल्कुल इसी तरह से लिखकर आना है इसको हेडिंग्स की फॉर्म में, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जब आप इसी तरह प्रॉपर हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखकर आएंगे तो आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। प्यारे बच्चों अब हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीखना है। अभी आपने कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए हैं कि वो आर वेक्टर जो हमने देखा था उसके कंपोनेंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर। अब अगर आपको ऐसे एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर उसके आपने बताने हैं कि कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आप किस तरह से बताएंगे? तो इसलिए आर्टिकल का जो पहला हिस्सा है उसमें हम ये पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, कि वेक्टर के कंपोनेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। फिर देन हम देखेंगे कि अगर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उनसे वेक्टर कैसे फॉर्म होता है। ये दोनों चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, कि एक वेक्टर को किस तरह उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले लेट ए वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओपी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है इसको हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये क्या है? ओपी, ओ से लेकर पी तक है तो ओपी वेक्टर हो जाएगा। यहां पर ऊपर हमने एरो डाला है क्योंकि ये एक वेक्टर है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए मैट्रिक में भी, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। क्या कहता है? मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। यहां पर आप क्या लिख देंगे? थीटा। ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। देखिए प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, किस तरह से करेंगे? इस तरह से डॉटेड लाइन से। अब देखिए यहां से यहां तक ये एक आपके पास वेक्टर बन गया है एक्स एक्सिस के अलावा। इस पॉइंट को आप एम का नाम दे दें। तो ये क्या कह रहा है यहां पर? ओ एम वेक्टर, ये ओ एम वेक्टर जो है इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स वेक्टर, और इसको आप रिप्रेजेंट कर दें ए एक्स वेक्टर से। तो यहां पर ये जो है ये क्या हमारे पास? ए एक्स वेक्टर। देन ओ एन वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस।
प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस का क्या मतलब है, यहां से आप डॉटेड लाइन ड्रा करें और इस वाई एक्सिस तक पहुंच जाए, तो ये आपको ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस मिल जाएगी। तो यहां से यहां तक भी ये एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है, इसको क्या नाम देंगे, ओ एन, ओ एन वेक्टर, यहां पे पॉइंट एन हो जाएगा। ओ एन वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, यानी इस ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ये क्या है, ओ एन वेक्टर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई वेक्टर, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए वाई वेक्टर से। तो यहां से आपको समझ आ गई बात। यहां पर फिर ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर आपको पता चल गए कैसे, आपने ए वेक्टर से यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मिल गया। जब वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वहां से आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस मिल गया। तो एक्स एक्सिस पर जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन था उसको हमने ए एक्स का नाम दे दिया, और वाई एक्सिस पर जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन था उसको ए वाई वेक्टर का नाम दे दिया। बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल, अब इस पर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। देखिए यहां पर ये एक वेक्टर है, अब ये जो ए वाई वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक ओ एन जो लेंथ है ये एक्चुअली एम पी की इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एम पी भी क्या है, ये एक वेक्टर है। तो यहां पर देखिए ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर एम पी वेक्टर, ये क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो एज ए रिजल्टेंट बाय हेड टू टेल रूल हमें क्या मिल रहा है, ओपी वेक्टर। तो हम किस तरह से लिखेंगे, बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल, ओपी वेक्टर क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये किसकी इक्वल है, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, यहां से यहां तक एम पी वेक्टर। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एम पी और ओ एन आपस में इक्वल है, जैसे भी मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर एम पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर कमसो। तो इस ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एम पी वेक्टर की जगह पर आप ओ एन वेक्टर पुट कर दें तो क्या बनेगा, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर, एम पी की जगह पर आपने क्या पुट करना है, ओ एन वेक्टर। अब यहां पर जो ओ पी वेक्टर है ये किसकी इक्वल है, ए वेक्टर की इक्वल है, ए वेक्टर इज इक्वल टू जो ओ एम वेक्टर है ये किसकी इक्वल है, ओ एम ए एक्स वेक्टर की इक्वल है, तो लिख दें ए एक्स वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर किसकी इक्वल है, ए वाई वेक्टर की इक्वल, तो ए वाई वेक्टर की इक्वल लिख दें। बाय हेड टू टेल रूल में क्या मिला है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो यहां पर ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर आपस में यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। यहां तक अब आपको समझ आ गया। देन यहां पर आपने नीचे यही सेंटेंस लिख देना है कि ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। दस ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, ये जो ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर है और दी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह अभी पहले मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था। सिंस दीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसलिए ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के। तो यहां तक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स आपको समझ आ चुका है कि बाय हेड टू टेल रूल में ए वेक्टर को ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के इक्वल लिख लिया है। देन अब हमने ये देखना है कि जो ए एक्स है ये एक्स कंपोनेंट है ए वेक्टर का और ए वाई वाई कंपोनेंट है ए वेक्टर का। इनको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसी डायग्राम की मदद से हम इनको भी फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को फाइंड करते हैं और फिर वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को फाइंड करते हैं। यहां पर अब हमने नेक्स्ट हेडिंग लगाई है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि हम ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल रहे थे और अभी हमने पढ़ा है ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है, तो चलिए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को पहले निकालते हैं, वो ए एक्स वेक्टर है। इस डायग्राम को जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्या है, ओ एम वेक्टर, जिसको हमने क्या कहा है, ए एक्स वेक्टर, और यहां पर ये आपके पास ए वेक्टर था जो क्या था, ओपी वेक्टर, और यहां पर ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर था कुछ इस तरह से, इसको आपने क्या कहा था, एमपी वेक्टर। और ये किसके इक्वल है, देखिए यहां पर ये और ये आपस में इक्वल थे, जैसे पहले मैंने आपको बताया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए वाई वेक्टर
अगर सिंपल इसको हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में कंसिडर करें तो हम जनरली भी लिख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें ये साइड ए एक्स है, ये ए वाई है, ये आपके पास ए है और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है इस तरह से, ये ओ है, ये एम है, सिमिलरली ये पी है। अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर आप देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का है। ओ एम पी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसमें अगर आप cos थीटा को डिस्कस करें तो किस तरह से होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आपने बेस पे आइडेंटिफाई करनी है, हाइपोटेन्यूज पे आइडेंटिफाई करनी है। यहां पर एक जो रूल है वो बिल्कुल घोल कर पी ले, ये मैं बिल्कुल आपको पॉइंट की बात बताने वाला हूं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके सामने ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रा करके भी आपको बता देता हूं। 90 डिग्री वाले एंगल के सामने ये वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और ये जो थीटा के सामने वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं बेस। जो बाकी बच जाता है वो बेस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच जाता है वो क्या है, बेस। आपने जस्ट पेपर में यही वाली डायग्राम बनानी है। ये वाली डायग्राम्स मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको ज्यादा मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहां पर cos थीटा, देखिए ये थीटा है, यहां से अगर cos थीटा फाइंड करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ओ एम, तो यहां पर आप लिख देंगे ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है जो 90 के सामने होती है, तो ये क्या है, ओपी डिवाइडेड बाय ओपी आप लिख दें। अब यहां से cos थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ एम किसकी इक्वल है, ए एक्स के, जैसे यहां पर भी आपको नजर आ रहा है ए एक्स, तो ए एक्स लिख दें डिवाइडेड बाय ओपी। ओपी यहां से लेकर यहां तक है ये चीज, ये क्या है, ए। अब यहां से अगर आप ए एक्स फाइंड करें तो किस तरह से फाइंड करेंगे, ए एक्स को इधर ही रहने देंगे, ए को आप उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए cos थीटा हो जाएगा, और ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा आ जाएगा। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर दें। तो यहां से आपको x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मिल चुका है, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। ये अपने वैल्यूज याद रखनी है, आगे चलकर इस्तेमाल भी होंगी। नेक्स्ट अब हम इसी का y कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को किस तरह से फाइंड करेंगे, अगेन यही ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी, वो यही वाली ट्राइंगल है ओ एम पी, उसको हमने थोड़ा इजीली ड्रा किया था यहां पर। अब यहां से अगर आप साइन थीटा देखना चाहें तो किस तरह से होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़े हुए फार्मूले cos थीटा साइन थीटा के। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर, इसमें क्या है, ये वाली चीज परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एमपी, तो एमपी आप यहां पर लिख दें डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है, 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला ये है ओपी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो लिखते हैं ओपी। यहां से फिर आप नेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एमपी, एमपी यहां पर क्या है, ए वाई, तो लिखते हैं ए वाई डिवाइडेड बाय ओपी, ओपी क्या है, ओपी ए है, तो इसको लिखते हैं ए। यहां से अगर आप ए वाई फाइंड करें तो किस इक्वल आएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, या फिर अगर साइड्स चेंज करें तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको भी आप बॉक्स में इनक्लोज कर दें। इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यहां पर अब आपने ए एक्स और ए वाई को फाइंड करना देख लिया। जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर,
और फिर हमने फाइनली डिस्कस किया कि ए एक्स और ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इस ए वेक्टर के। देन एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी हमने निकाला, फिर वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी हमने निकाल लिया। तो एक्स कंपोनेंट ए एक्स किस इक्वल आया ए कॉस थीटा और ए वाई किस इक्वल आया ए साइन थीटा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने इसको इसी पैटर्न पर लिख के आना है। अगर आप कंप्लीट इस तरह लिख कर आएंगे तभी आपको पेपर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। वेक्टर ए वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपको ए एक्स और ए वाई गिवन हो तो वहां पर आपने ए वेक्टर कैसे डिटरमिन करना है, यानी कंपोनेंट से वेक्टर बनाना है। तो कंपोनेंट से वेक्टर बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। वेक्टर की दो ही चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिस्कस करेंगे और देन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड की हेडिंग लगानी है और उसमें क्या लिखना है, इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर गिवन, यानी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिस तरह ए एक्स ए वाई है ये गिवन हो, देन वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। यानी आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, ये एक ट्रायंगल मैंने आपको कहा था कंसीडर करें OMP। इसी ट्रायंगल को हमने थोड़ा सेपरेट ड्रा कर दिया, ये रफ वर्क है। इसमें OMP ट्रायंगल ड्रा के ये थीटा एंगल इसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। जनरली हमने लिया है ये साइड AY है, ये साइड AX है और ये A है। अब इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो 90 के सामने वाला होता है, यानी OP का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस ये वाली होती है, OM का स्क्वायर हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो थीटा के सामने होता है, ये MP का स्क्वायर। तो यहां पर लिख दें MP का स्क्वायर। ये चीजें मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आपने जरूर इस आर्टिकल में याद रखनी है। जब भी आपने किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना है तो आपने देखना है कि 90 डिग्री वाला एंगल किधर है, फिर 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। देन आपने थीटा आइडेंटिफाई करना है, थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा, बेस। अब यहां पर OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब OP किसकी इक्वल है, A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। OM क्या चीज है, OM AX, तो AX का स्क्वायर हो जाएगा प्लस MP, ये MP, ये क्या है AY, तो AY का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अगर आप A फाइंड करना चाहें तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो A रह जाएगा, A इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब AX क्या है, X कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, AY क्या है, Y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे तो ऊपर आपने एरो हेड नहीं डालना, क्योंकि मैग्नीट्यूड के ऊपर एरो हेड नहीं होता। अगर मैग्नीट्यूड आपने लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है, या सिंपली A, या A के ऊपर आप इस तरह का एरो डाल के साइड्स पर लाइन डाल दें। बट यहाँ पर हम जनरली यही नोटेशन यूज करते हैं, सिंपली A लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। दिस इक्वेशन, इसलिए आप नीचे लिख दें, दिस इक्वेशन गिव्स, ये इक्वेशन आपको क्या देगी, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी। अब यहां पर ये जो पहली चीज थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखिए हम ये फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी AX और AY जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे उनको यूज करते हुए हमने वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर के क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। यहां पर अब हमने डायरेक्शन की हेडिंग लगा दी है। फिर इसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे OMP, उसको हमने यहां पर सिंपली ड्रा कर लिया है। इस OMP ट्रायंगल में अगर आप देखें तो टेंजेंट थीटा आप निकाल सकते हैं। किस तरह से, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा यहां पर है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस
तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है जो थीटा के सामने है, बेस ये वाली है, तो परपेंडिकुलर क्या है MP, तो यहाँ पर लिख दें MP अवर बेस क्या है OM, तो OM आप लिखते हैं यहाँ पर। टेंजेंट थीटा का जो फार्मूला है परपेंडिकुलर अवर बेस, ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट थीटा यहां से किसकी इक्वल हो जाएगा, MP क्या है AY, तो लिखते हैं AY डिवाइडेड बाय OM यहां पर क्या है AX, तो ये भी लिख दें। अब यहां से क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हमने फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मीन हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट को उधर ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ AY अवर AX, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से फिर आपने फाइंड कर लिया AY और AX को यूज करते हुए, क्योंकि यहां पर AX AY रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे, उनको यूज करते हुए आपने डायरेक्शन यानी थीटा भी फाइंड कर लिया। अब मैग्नीट्यूड तो हमने पहले फाइंड करी था, डायरेक्शन अब फाइंड कर ली, इट्स मीन हमने वो वेक्टर डिटरमिन कर लिया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन gives the direction of a vector, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पर ये वाला आर्टिकल आपके पास एंड होता है। इस आर्टिकल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसमें हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन हमने देखा कि वेक्टर को कंपोनेंट्स में किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, ए वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट्स AX और AY में रिजॉल्व किया। देन हमने देखा कि अगर कंपोनेंट्स गिवन हो यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वहां से वेक्टर किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स दो चीजें हमने पढ़ी हैं, पहले वेक्टर को रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है AX AY, वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, फिर हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर किस तरह बनाया जाता है। तो ये दो चीजें पढ़ी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसी आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में प्रिपेयर करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स वाला लिख देना है। या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, या पूछ सकता है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। फिर ये भी पूछ सकता है हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ कैन यू डिटरमिन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। या सिंपली आपको ये कह सकता है हाउ कैन यू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड देन हाउ कैन यू डिटरमिन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस तरह का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये वाली डायग्राम आपने नहीं बनानी, आपने जस्ट ये वाली डायग्राम बनानी है और जो कुछ आपको आर्टिकल में लिखा है ये सब कुछ आपने लिख देना है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के नोट्स कंप्लीट होते हैं। फाइनली प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जिनको हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फिजिकल एग्जांपल्स देकर उनकी फिजिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।